आ गए हैं आप सभी के लिए 2025 के लिए बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए एकदम पेपर लेके। जी हाँ, अब हम लोग शुरू कर दिए हैं एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन सर। डेली 3 वीडियो आपको मैं दूंगा। डेली 3 वीडियो सर देखेंगे, वो भी एक ही सब्जेक्ट नहीं सर, सभी विषयों के 3 वीडियो देखने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर लेके हम फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, ऐसे हम पेपर को लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे। हमें अब करना क्या है, हमें टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के साथ साथ हमें पेपर सॉल्व करना है, और आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केवल केवल 2 महीने का वक्त बचा हुआ है भाई साहब। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी में तो प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, चला ही जाएगा गुरुदेव। फिर हमारा फरवरी में क्या है, बोर्ड एग्जाम है। देन हमें अब अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर प्रिपेयर करना है कि हम ये जो 70 में 70 असर स्कोर कर पाए। क्योंकि फिजिक्स का पेपर कोई हिंदी का पेपर नहीं होता कि हम बस जाएंगे, बैठेंगे, रट कर देंगे, चलाएंगे, मिल जाएगा नंबर। नहीं, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, आपके डेरिवेशन आते हैं। तो ये अपने आप में एक खुद बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्या हम न्यूमेरिकल को सर सॉल्व कर पा रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में? क्या हम सर वो डेरिवेशन को कर पा रहे हैं जो हमारे बोर्ड में आने वाला है? हम सारी चीजों को आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको बस पेपर ही थमा दे रहे, नहीं। हम हर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। हमारे पास टाइम है, हम टारगेट करेंगे कम से कम 3 साल के, पिछले साल के पेपर सेट को तैयार करवा दें आप सभी के लिए। बढ़िया आप जाइए, एकदम एग्जाम दीजिए, तोड़ के नंबर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है नहीं? तो आज का सर आपका पेपर कोड जो होने वाला है 346 FV, और यही आपका पेपर आने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में। दिन आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 70 नंबर का पूर्णांक है। सर पास होने के लिए फिजिक्स में कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी? तो आपको केवल केवल 23 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कितने नंबर की? 23 नंबर की फिजिक्स में पास होने के लिए नंबर की जरूरत पड़ेगी। टाइम सर 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको तोप चलाना है, कुछ भी करके 3 घंटे 15 मिनट में आपको सर वो अच्छा नंबर स्कोर करना है जो आपको चाहिए। ठीक है, कुछ नीचे निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे। जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, ब, स, द तथा कौन सा खंड है, यह है। खंड अ जो है यह बहुविकल्पी है जो कि 1 नंबर का है। खंड ब जो है अति लघुत्तरी है जो कि 1 नंबर का है। वहीं पर अगर हम बात करें खंड स, खंड स जो आपका है लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का है जो कि 2 नंबर का है। और खंड द लघुत्तरी टाइप सेकंड प्रकार का है जो कि 3 नंबर का है। वहीं पर खंड यह विस्तृत उत्तरी है जिनके 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न ही हल करना रहेगा। अब प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, मतलब जैसे म्यू है, ओम है, ये सब सिंबल आपके दिए रहेंगे। तो ये तो आपका पूरा बायोडाटा रहा पेपर के बारे में। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। बाकी हम लोग पूरा वीडियो लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है ना? और ये आप पेपर पूरा तैयार कर लीजिए, जो मैं दूंगा 1 डे आफ्टर आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं हमारे साथ? सर बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल इसी जोश और जज्बे के साथ आप मेहनत करिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि हर एक नंबर आपको मिलेगा, नंबर तो नहीं कटने वाला आपके पेपर में। सर सबसे पहले खंड अ जो रहेगा आपका बहुविकल्पी रहेगा। क्या रहेगा सर? ये बहुविकल्पी रहेगा। यहाँ पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि, यानी कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसके मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम होता है। वह भौतिक राशि कौन सी है? क्या वो विभवांतर है, क्या वो वैद्युत फ्लक्स है, क्या वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, यह एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। ये जो प्रश्न है 2024 2024 के पेपर में FV पेपर कोड में बना हुआ प्रश्न है। नहीं विश्वास है तो जाके देख लीजिए, 2024 का जो पेपर है FV कोड का, वो इसका ये प्रश्न है। सॉल्व कराएंगे, आप परेशान मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मजा पाएंगे आप लोग। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
किसी शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। कोई शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ है, इसमें विभव और धारा में कलांतर कितना होता है? किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर और कलांतर का मान कितना होता है? क्या पाई होता है, या पाई बाय 2 होता है, या 3 पाई बाय 2 होता है, या फिर 0 होता है? तो किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में जो विभव और धारा में कलांतर का मान होता है, वो प्रायः और प्रायः क्या होता है सर? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तैयार कर लीजिएगा। अब मान लीजिए फिजिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आ रहे हैं, सर हम कैसे करेंगे? हाउ? हमें सब सवाल करने का तरीका बताइए ना। मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बताऊंगा, आप तुक्का ठोक दीजिए। तुक्का में आपके 50-50 होते हैं। देखिएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 50-50%, यानी कि आपके 50% सही होने के होते हैं, तो 50% गलत होने के होते हैं। तो 50-50 होते हैं। अगर 6 नंबर का आपका क्लास 12 फिजिक्स में बहुविकल्पी आता है, तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। बचा हुआ 3 नंबर कटता है, लेकिन 3 नंबर तो मिलेगा। तुक्का मारते हैं तो तुक्केबाजी भी सिखाएंगे, परेशान मत होइएगा। अभी तो बहुत मजा आने वाला है बोर्ड एग्जाम देने में, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक ना। अगला देखिएगा सर क्या बोल रहा है प्रश्न, ग वाला। पीएन डायोड में पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, यानी कि पीएन डायोड है, पीएन संधि क्या है? डायोड है। जो पी सिरा है उसको किससे जोड़ दिया गया सर? पृथ्वी से जोड़ दिया गया। डायोड में एन सिरे पर 2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर क्या डायोड में चालन होगा? क्या डायोड में चालन होगा? यानी कि एक पीएन डायोड है, जो पी सिरा है उसको पृथ्वी से लगा दिए, उसमें कुछ नहीं किए, वो पृथ्वी से लगा दिए। और जो एन सिरा है, इसमें हम 2.2 वोल्ट का विभव दे दिए। विभव लगाने पर क्या इसमें चालन होगा? नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि जब तक दोनों में नहीं हम करेंगे तब तक नहीं होने वाला, यानी कि इसमें चालन होने वाला नहीं है। क्योंकि पी सिरे को हम किससे लगा दिए हैं? पृथ्वी से लगा दिए हैं। पृथ्वी से लगा दिए हैं तो उसमें चालन होगा भाई साहब, ऐसे ही आप समझ लीजिए, लॉजिक वाले क्वेश्चन है, नहीं होने वाला है। चलो, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दिया करिए ना। अगला 1 नंबर का सवाल है। सर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान देना। M1 एवं M2 ये दोनों क्या है सर? द्रव्यमान है। M1 भी द्रव्यमान है और M2 भी क्या है? द्रव्यमान है। ये दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं, यानी कि M1 और M1 प्लस M2 दोनों संलित होके क्या बना रहे हैं? जुड़कर M द्रव्यमान का एक नाभिक तैयार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि अगर M1 M2 मिल रहे हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होगा ना। ऊर्जा खर्च होगा नहीं। जैसे मान लीजिए 2 घर हैं, एक आपका है, एक आपके पड़ोसी का है। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों घर को हम एक मिला के जोड़ दें, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े क्रेन लाना पड़ेगा, खुदाई करवानी पड़ेगी, फिर उसको लाके जोड़ना पड़ेगा, तो पैसा खर्च होगा ना। पैसा मतलब ऊर्जा खर्च हो रही है। तो यहाँ बोल रहा है, तो इस संदर्भ में सही होगा, क्या सही होगा? M1 प्लस M2 बराबर M होगा। M1 प्लस M2 इज लेस देन M, M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। इनमें से कोई नहीं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसका ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। क्या M1 और M2 का जो ऊर्जा है M से अधिक होगा, या M1 व M2 की ऊर्जा है M के बराबर होगा, या M1 और M2 की ऊर्जा है M से क्या होगा? कम होगा। देखिएगा, अभी ये M1 और M2 ये द्रव्यमान है। मान लीजिए इसका जो ऊर्जा है 1 है। कितना है? 1 है। और इसका कितना? 1। दोनों कितना बना रहे हैं? 2। फिर ये दोनों मिलकर, अब ये दो हैं, अब दोनों मिलकर M बना रहे हैं, तो कुछ ऊर्जा निकल गई, बची कितना? 1.5। अभी 2 था, कुछ ऊर्जा निकला तो M बना, तो 1.5 हुआ। अब ये बोल रहा है कि संदर्भ सही है, तो यहाँ पे M1 प्लस M2 का जो मान है M से अधिक है कि नहीं? यहाँ पे ऊर्जा खत्म हो गई, आधा पैसा खर्च हो गया, तो 1.5 और यहाँ पे 2, तो इसका राइट है ऑप्शन आपका सेकेंड वाला, M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है
तो H इंटू वी अपान सी होता है, H इंटू वी अपान सी होता है, H इंटू वी अपान सी होता है। ये फोटान के गतिज द्रव्यमान का क्या है, सूत्र है। तो फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, H इंटू वी अपान सी। नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है च वाला। प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बोल रहा है कि एक खोखले धात्विक गोले पर, एक खोखले धात्विक गोले पर यानी कि धातु का गोला है, बॉल है, 10 कूलाम आवेश है। यानी जो बॉल है, धात्विक गोला है, उस पर कितना आवेश है, 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक गोला है, धात का गोला है। इसकी जो त्रिज्या है आर, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है। तो धात के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा भाई साहब, कितना होगा, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा। मैंने आपको बताया था कैसे, क्योंकि गॉस के नियमानुसार किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। याद रखना, एक खोखले धातु गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो धात के गोले के भीतर, धात के गोले के भीतर क्या वैद्युत क्षेत्र होगा, 5 वोल्ट होगा। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा या 12.4 वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो आप सीधा बताइएगा, गॉस का नियम कहता है कोई भी चालक है उसके भीतर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उसके ऊपर चाहे जितना हो, हमसे लेना देना नहीं है, कितने सेंटीमीटर हमसे लेना देना नहीं है। जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है किसी भी चालक के भीतर 0 होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी व्याख्या भी प्रॉपर वे में दे रखी है। क्या जितने भी मैंने आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया, कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत है का? आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको सब कुछ सॉल्व करा दूंगा, पूरा पेपर ही हम आपको सॉल्व कराएंगे। आपको बस एक ही काम करना है कि चैनल से जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बाकी मजे से पढ़ाई होगी, चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद खंड ब आएगा आपका। अब खंड ब देखिएगा क्या है, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्या है सर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सब कितने नंबर के हैं, एक एक नंबर को वहां पे दिया गया है। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान देना। वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। पश्चदर्शी, पश्चदर्शी। अब देखिएगा पश्चदर्शी सर है क्या, मतलब क्या है। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं सर, हम बाइक चला रहे हैं। अब बाइक में बगल में क्या लगा हुआ, शीशा, एक इधर एक इधर। अब क्या देखते हैं सर, पीछे कौन आ रहा है, नहीं लगा होता है ना, ध्यान दीजिएगा। एक इधर एक इधर, या फिर आप 4 व्हीलर वाहन देखिए तो दोनों साइड की ओर जहां चालक बैठता है, एक इधर शीशा होता है जो पीछे की तरफ देखता है, पश्चदर्शी पीछे की तरफ, और एक इधर पीछे देखने वाला। उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण की खास बात होती है कि ये बड़े एरिया को कम जगह में ही दिखा देता है, यानी कि छोटा रहेगा लेकिन छोटे में पूरे बड़े एरिया को पीछे तक ले लेता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में हमेशा और हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। एक प्रश्न आता है, आप आंसर दीजिएगा। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। अच्छा सर, होता क्या है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर में दिखाई दे रही, पास की नहीं दिखाई दे रही है, दूर दृष्टि दोष। अच्छा, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी बट सर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए DUNA एक फॉर्मूला है, क्या है, ट्रिक, DUNA। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, दूर को D से, U को उत्तल, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। किसी प्रकाश संवेदी कार्यफलन का अर्थ समझाइए। एक नंबर का आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है,
2024 में आया हुआ प्रश्न था। तो हम लोग देखते हैं होता क्या है, कार्यफलन होता क्या है। तो कार्यफलन को इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन। तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बराबर निकलने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। तो किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का क्या मतलब है? मतलब कि कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को किसी भी सतह से बाहर निकालना है तो जितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, हम उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संवेदी सतह का कार्यफलन कहते हैं, यानी कि वर्क फंक्शन कहा जाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अथवा में दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यकता होती है। तो क्या आप लोगों को समझ में आए? सर बिल्कुल समझ आया। बस ऐसे ही आपको याद करना है, तैयार करना है। पूरा मैं फिजिक्स आपको समझा दूंगा, पूरा केमिस्ट्री समझा दूंगा, बहुत सिंपल भाषा में समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सीओम की गारंटी, चिंता मत करना, हर एक प्रश्न फंसा देंगे अपने पेपर से। अगला है नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच आपको संबंध बताना है। तो क्या होगा? तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नाभिकीय आकार को हम लोग कैपिटल आर से दिखाएंगे, वहीं पे द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से। के बीच संबंध जो होता है वो होता है आर बराबर आर नॉट ए के पावर 1/3। ध्यान देना, नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? हमारा मेन फॉर्मूला यही है, आर बराबर आर नॉट, इसको आर नॉट बोलते हैं, आर नॉट, या बोल सकते हैं आर जीरो, इसको हम लोग आर नॉट बोलेंगे, ए के घाते 1/3। आर बराबर क्या हो जाएगा? आर नॉट ए के पावर 1/3। जहां आर क्या है? जहां आर क्या है? नाभिक का आकार है। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है। आर नॉट क्या है? आर नॉट एक स्थिरांक है, एक क्या है? कांस्टेंट है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये 2025 में आएगा, 2024 के पेपर में ये पूछा गया, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगला देखिएगा, अगला क्या सवाल है यहाँ पे, घ वाला। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 नंबर का ये सवाल है। बात समझिए, ये बात ध्यान दीजिएगा मेरा, कि किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक, यानी जो किलोवाट घंटा है यह किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। जूल दिखा तो समझ लीजिए ऊर्जा, जूल दिखा, हॉर्स पावर दिखा, तो ये किसका मात्रक है भैया? ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं। तो लिखेंगे उत्तर में किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। सबसे पहला सवाल यही था ना इन्होंने, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो सर जी है वो ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो सर 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणित 10 जूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या बोला था? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणित 10 जूल होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे आपके मन में आएगा कि गुरुजी मान लीजिए पेपर में हमें केवल इतना याद है, ये याद नहीं है, तो हमें सर कितना नंबर मिलेगा? तो अगर इसमें 2 प्रश्न है, आधा आपने किया, आधा आपने नहीं किया, सवाल 1 नंबर का है, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? आधा नंबर, यानी कि 0.5 मार्क्स आपको मिलेगा, और 0.5 मार्क्स आधा नंबर आपका काट दिया जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है अंगा वाला, किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रख दिया जाता है, तो आवेशित क्षण के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई आवेशित क्षण है, एक अनावेशित क्षण के पास में रख दिया जाएगा। एक आवेशित क्षण है, मान लीजिए जिसमें धन आवेश है, और दूसरा
अनावेशित क्षण है, जिसपे कोई भी आवेश नहीं है, एक दूसरे के पास रख दिया जाए तो उस पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका उत्तर देना, विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा विभव के बारे में जान लेते हैं। विभव एक अदिश राशि है, विभव एक क्या है, अदिश राशि है, और यह किसी बिंदु के आसपास के आवेशों के वितरण पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। और अनावेशित क्षण के पास लाने से आवेशित क्षण के आवेश वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका विभव नहीं बदलेगा, इसका विभव नहीं बदलेगा। यानी कि एक आवेशित क्षण को एक अनावेशित क्षण के पास लाने पर उस पर उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर थोड़ा सा देखेंगे, बहुत थोड़ा सा, तो प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन ये इतना नगण्य होता है कि इसको जीरो मान लिया जाता है। प्रभाव पड़ेगा बट इतना नगण्य होता है कि इसको जीरो मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आज के युग में क्या 50 पैसे चलते हैं, नहीं चलते। मान लीजिए आपने कोई सर ऐसा आइटम खरीदा जिसका दाम है कितना, 50 रुपए 50 पैसे, तो आपसे ये 50 पैसे छोड़ेगा नहीं, बल्कि 51 रुपए ले लेगा, 51 रुपए ले लेगा। अगर 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 वो दाम 50 रुपए 40 पैसे आया, 50 रुपए 40 पैसे आया, तो 40 पैसे छोड़ देगा, आपसे कितना लेगा, 50 रुपए लेगा, ठीक है ना। तो इतना ये नगण्य मान लिया जाता है कि भैया छोड़ दिया जाता है, भाई छोड़ो यार, पैसे में कोई एल वैल्यू नहीं, बस वही है इसमें। तो याद याद रखिएगा, किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रख दिया जाता है, तो आवेशित क्षण के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके विभव पर कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, विभव कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, ध्यान देना। अगला यहाँ पे च वाला प्रश्न है। च वाला क्या प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत प्यारा प्रश्न है। सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। सीधे धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे मैंने आपका फिगर बना दिया है, ये सर आपका क्या बना दिया, मैंने फिगर बना दिया है। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो ये आप फिगर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये आपका क्या है, एक बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, ठीक ना। इसके बगल क्या है, लोहे का एक छिलन है, ये धारावाही चालक यहाँ पे लगा हुआ है, ये धारा नियतांक है, ये कुंजी है, ये गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, आपका ये आपका बैटरी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। और एक इधर मैंने बनाया हुआ है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए बना लीजिए या फिर ये बना लीजिए। और ये सीधे धारावाही चालक में बहने वाली धारा के चुंबकीय क्षेत्र का एक क्या है, फिगर है। आप बनाना चाहते हैं तो ये फिगर आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन लिखना कैसे है सर, लिखना कैसे है उसको थोड़ा देखना है, आप लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए सदैव मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस नियम के मुताबिक अगर दाहिने हाथ का अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, तो बाकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये फिगर अगर नहीं बना पा रहे हैं भैया ऐसे ही करके बनाएंगे, नहीं तो आप सीधा मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम वाला आप बना दीजिएगा चित्र, वो भी चलेगा, नहीं तो ये फिगर बना दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने हर एक चीज यहाँ पे पॉइंट वाइज कवर किया है, ऐसे मैंने चीजों को सॉल्व किया है ना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसा पढ़ा दूं, ऐसा समझा दूं कि समझ में भी नहीं है या परेशान भी हो जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हमारे आ जाते हैं आपके खंड स। इसके बाद के जो प्रश्न है ये आपके अनसॉल्व हैं, मैं सॉल्व करूंगा इसको वन डे आफ्टर, क्योंकि भाई साहब एक दिन बनाने में बहुत टाइम लगता है पेपर को, तो मैंने आपको ये जो था सॉल्व करा दिया। बाकी ये सब क्वेश्चन आने वाली वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। जो आगे आने वाली वीडियो रहेगी उसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा इसका। तो सबसे पहले खंड से एक बार आप देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आ रहा तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा एक दो दिन बाद, बट इसको सॉल्व करिएगा एक बार। है क्या तीसरे का, धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हमें इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं सर, 2 नंबर की सवाल है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, 2 नंबर की, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा का अर्थ समझाइए, ये भी 2 नंबर का है। अगला है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 3 इंटू 10⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t
वोल्ट प्रति मीटर है। तो तरंग के तरंगदैर्ध्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। उसके बाद घ नंबर है प्रति चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखी हुई है, ये 2 नंबर का है। तो ये आपका खंड स रहा, 10 नंबर का सवाल आएगा आपका, ठीक ना। 8 नंबर का आता है। तो इसके बाद खंड द है। खंड द देखेंगे तो 3-3 नंबर का है यहाँ पे। चौथा का क्या बोल रहा है, विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10 मीटर तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें 55 मीटर तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी, ये 3 नंबर की सवाल है। अगला यहाँ पे समस्थानिक समभारित तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए और उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। मतलब कि उत्तर को आप लोग भाई साहब उदाहरण सहित आप स्पष्ट कीजिए। अगला यहाँ पे ग वाला सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है ग वाला, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए और किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकुलाम तथा -20 प्लस 20 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं, तो द्विध्रुव के ध्रुव 1 मीटर दूर किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, 3 नंबर का है। अगला है किसी सेल के वैद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए और 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के वाय प्रतिरोध से क्या है, जुड़ी हुई है और परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 3 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद अंगा वाला सवाल है, देखिएगा क्या बोल रहा है ये। 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए और इस संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, ये 3 नंबर की आपकी सवाल है। उसके बाद यहाँ पे 5 का क है। तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए और कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। अगला यहाँ पे ख वाला सवाल है, क्या बोल रहा है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए और स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे, 3-3 नंबर की सवाल है। अगला यहाँ पे प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, अध्रुवित तथा समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण प्रकाश तरंगों की किस प्रकृति को क्या करता है, पुष्टि करता है। अथवा में अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आंसर कर सकते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक अर्धचालक एवं कुचालक में आपको अंतर दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद घ वाला सवाल है। घ वाला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीच गणती योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए और इनमें अंतर क्या प्राप्त होते हैं, ये 3 नंबर की सवाल है। और यहाँ पे दिया गया है, ये 200 ओम है, यहाँ पे 15 माइक्रोफैरड है, ये जो है यहाँ पे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अंगा वाला सवाल है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि बोर के परमाणु परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए। क्या क्या संकल्पनाएं थी, ठीक है। उसके बाद आपका खंडय्या शुरू होता है। जो खंडय्या शुरू होता है ये 5 अंकों का होता है। इसमें 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9 यानी कि 20 नंबर का रहता है। खंडय्या आपका 20 नंबर का रहता है। इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या आपका सबसे पहले डेरिवेशन आया हुआ है, क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, किसी माध्यम के वैद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध लिखिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए और किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 गुणित 10⁻28 मीटर इनवर्स है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगेगा और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। कितना एम्पियर, 3 एम्पियर है। उसके बाद 7वां सवाल है। अब यहाँ पे एक सवाल और एक डेरिवेशन आएगा, ये डेरिवेशन है। क्या यहाँ पे डेरिवेशन में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए
यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा, और गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर आपको टिप्पणी कीजिए। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सीधा आप लिखेंगे किसी चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अब ये न्यूमेरिकल है। फैराडे के वैद्युत प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है, तो कुंडली का तल 3 × 10⁻5 टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। 8वां सवाल है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, एकल झिल्ली से प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए और केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए और विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है। अथवा मान लीजिए नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। उसके बाद 9वां है यहाँ पे, अब ये दोनों डेरिवेशन ही हैं। डी ब्रागली तरंगे क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण से संबद्ध डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा। अथवा में या ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, पीएन संधि की अवक्षय अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। और ये कुछ भौतिक नियतांक आपके पेपर में दिए रहेंगे, तो इसको आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके पेपर में आपका दिया रहेगा तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका क्लास 12 फिजिक्स का पेपर 2025 बोर्ड में आने वाला। आप ये पेपर तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आपको कई सारे सेट दे देंगे, आपका काम हो जाए, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और ये एनसीईआरटी पर है, कोई भी बोर्ड में काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है। तो दिन आप इसे पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, और ऐसी वीडियो चाहिए तो भाई सब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बोर्ड की पूरी तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।